गुड इवनिंग। जैसा कि अपन देख रहे थे कि शिखर बैच के अंतर्गत हम MPPSC प्री में कंप्यूटर क्लासेस चल रहे हैं। कंप्यूटर क्लासेस में आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए साइबर सिक्योरिटी का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास साइबर सिक्योरिटी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ साइबर सिक्योरिटी से संबंधित चीज़ें देखी थी, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी के एलिमेंट्स या घटक क्या होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के खतरे, कंप्यूटर वायरस, हैकर के प्रकार, मालवेयर प्रोग्राम, एंटीवायरस और कुछ फैक्चुअल जानकारी हम देख चुके थे। आज जो साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत, जो MPPSC एग्ज़ाम के तहत महत्वपूर्ण जानकारी है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, तो जब हम देखते हैं कि साइबर बना, साइबर में हम बहुत सारी चीज़ें देखी कि साइबर के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सिस्टमों को जब इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है तो वह एक स्पेस बन जाता है, जैसे हम क्या कहते हैं, साइबर कहते हैं। ठीक, अब साइबर पर हम जाते हैं इंटरनेट के माध्यम से, बहुत सारी बिजनेस भी करते हैं, जैसा कि हमने पुरानी क्लास में ई-कॉमर्स के अंतर्गत हमने देखा। ये जो जाल रहता है काफ़ी फैलता जाता है, और इस जाल के अंतर्गत जब हम जानकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर दे रहे होते हैं, किसी दूसरे स्थान से इंफॉर्मेशन को हम ले भी रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, तो इनके प्रति कहीं ना कहीं सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा के साथ साथ कुछ नियमों का होना आवश्यक है। नियमों को ही हम यहाँ क्या कहते हैं, जब वही नियम वैधानिक तरीके से लागू कर दिए जाते हैं तो वह चीज़ क्या बन जाती है, अधिनियम। हर चीज़ में हमने देखा होगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, कुछ नियमों का होना आवश्यक होता है, और उन्हीं नियमों को यहाँ पर हम आज एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर जब हम कोई चीज़ इंटरनेट पर डाल रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसे रिस्ट्रिक्शन है या प्रावधान है जो हमें इस साइबर के तहत मानना पड़ते हैं। उसके लिए रूल्स होना चाहिए, तो वही रूल्स हम देखेंगे आज, और उन्हीं सभी रूल्स का जो संकलन कहलाता है वह क्या कहलाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। तो जैसा अपन देख रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारतीय संसद द्वारा 2000 में अधिनियमित किया गया। अधिनियमित किया गया कब किया गया? 2000 में। अधिनियमित करने के बाद यही जो नियम रहा, साइबर अपराध और ई-कॉमर्स से संबंधित मामलों की प्राथमिक कानून के रूप में जाना जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ई-कॉमर्स, ये चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं कि ई-कॉमर्स है क्या। जब प्रत्यक्षतः जो बिजनेस रहता है, उस बिजनेस को ऑनलाइन माध्यम से किया जाना ही क्या कहलाता है, ई-कॉमर्स कहलाता है। और ई-कॉमर्स को और ज़्यादा सरल बनाने के लिए एम-कॉमर्स का उपयोग भी किया गया, तो उसके लिए प्रावधान बनाए गए। तो पहला कानून कहलाया क्या हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कहलाया। क्लियर? इस कानून के तहत भारत में स्थित कंप्यूटर और नेटवर्क से जुड़ी हुई किसी भी अपराध के लिए विदेशी नागरिकों पर आरोप लगाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर भारत के नागरिक भी हैं और विदेशी नागरिक भी हैं, दोनों नागरिकों को यहाँ पर शामिल किया गया है। कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क दोनों चीज़ यहाँ पर आ रही हैं। वे सभी कंप्यूटर जो इंटरनेट के माध्यम से जुड़े होते हैं उन्हें हम कहाँ रखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में रखते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर को भी रखते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत कंप्यूटर में भी बहुत सारी जानकारियाँ पाई जाती हैं। यदि कहाँ वो जानकारी कोई इनलीगल वे में किसी से लेता है या जाके चुराता है तो वह भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पर आते हैं हम। मूल अधिनियम में
इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, ई हस्ताक्षर और अभिलेखों के प्रमाणीकरण को संबोधित किया गया। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज यानी कि वो सभी दस्तावेज जो प्रत्यक्ष रूप से हमने क्या किया है, कंप्यूटर में डाल दिए या उनकी एक सॉफ्ट प्रतिलिपि हमने तैयार कर ली है। ई हस्ताक्षर डिस्कस कर चुके हैं पहले, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की बात की जा रही है यहाँ पर, जो हमारे सॉफ्ट फॉर्म में रहते हैं। एक हस्ताक्षर वो होते हैं जिन्हें हम कॉपी पर कर दिया करते हैं। उसके बाद उस सिग्नेचर को यदि हम डिजिटल सिग्नेचर में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ई हस्ताक्षर। उन अभिलेखों के प्रमाणीकरण को, उन अभिलेख यानी कि वे सभी अभिलेख यहाँ पर आ रहे हैं जो हमारे कंप्यूटर में है, वो सभी अभिलेख जिनकी प्रतिलिपि हमारे कंप्यूटर में या हमारे साइबर या पूरे होल नेटवर्क पर अवेलेबल है, वो सारे अभिलेखों का यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। इसने कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुँचाने, साइबर आतंकवाद करने सहित सुरक्षा उल्लंघन अपराध के लिए दंड अधिनियमित किया गया है। यानी कि जब हम ऑनलाइन पर हैं, नेटवर्क पर हैं, तो यदि हमारे सिस्टम को कोई हानि पहुंचा रहा है, कोई नुकसान पहुंचा रहा है, उससे भी संबंधित हमारे ये अधिनियम है। उसी के साथ साथ आपने देखा कि साइबर अपराध की भी यहाँ पर बात की जा रही है, साइबर आतंकवाद की भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो साइबर आतंकवाद क्या है? साइबर आतंकवाद से आशय यह है कि जब आज हम प्रत्यक्ष रूप में यदि देखें तो व्यक्ति और व्यक्ति या सेना के बीच जो आतंकवाद हो रहा है वो कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। यहाँ पर बात की जा रही साइबर की, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से कुछ जो हैकर्स हैं या कोई अदर व्यक्ति हैं वो हमारे देश की सुरक्षित जानकारी को यदि यूज़ कर रहे हैं, चुरा रहे हैं, तो वो प्रणाली किस में आएगी? वो कहलाएगी साइबर आतंकवाद। क्लियर है? पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो इन सभी के लिए क्या है, इस अधिनियम में दंड का प्रावधान किया गया है। देखिए, किसी भी चीज़ को यदि हानि पहुंचाई जाती है, हानि पहुंचाई जाए, चोरी कर ली जाए, बिना परमिशन के ले लिया जाए, ये सब क्या है? अपराध है। यदि सिस्टम पर यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर ए सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पर अन्यत्र कोई व्यक्ति है, बी सी, ये अन्य व्यक्ति है, इसमें से हम कहें कि ए का डेटा एक्सेसिंग की परमिशन किसे है? सी को है। सी यहाँ से जानकारियों को क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। लेकिन यदि बी या डी एक्सेस करता है यहाँ पर जानकारियों को लेने का प्रयास करता है, क्यों? क्योंकि अनऑथराइज्ड हैं। कैसे हैं? अनऑथराइज्ड हैं। ये दोनों यूज़र क्या हैं? अनऑथराइज्ड हैं। तो अनऑथराइज्ड व्यक्ति यदि यहाँ से डेटा ले रहा है तो इस पूरी प्रणाली में ये चीज़ क्या कहलाएगी? साइबर आतंकवाद कहलाएगी। क्लियर है? जिसे हम कंप्यूटर भाषा में क्या कहते हैं? इन व्यक्तियों को हैकर कहते हैं। जैसे कि इसकी पहली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, हैकर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी जानकारी। चलिए, मूल अधिनियम यानी कि ये जो अधिनियम बना, इस अधिनियम के अंतर्गत 94 धाराएं, 13 अध्याय और 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। जो हमारा अधिनियम है उस अधिनियम को कितनी धाराएं? 94 धाराएं, 13 अध्याय और 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है या बनाया गया है। क्लियर यहाँ तक? यह अधिनियम 13 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। अधिनियम कब लागू हुआ है? 13 अक्टूबर 2000 को इस अधिनियम को लागू किया गया है। और कोई भी अधिनियम जब लागू होता है तो राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के बाद ही लागू किया जाता है। याद रखने वाली बातें, अधिनियम में मूल धाराएं कितनी हैं ये हमें याद रखना है, 94 धाराएं।
कितने अध्याय हैं याद रखना है, 13 अध्याय। कितनी अनुसूचियां हैं याद रखना है, 4 अनुसूचियां हैं। साइबर आतंकवाद हमें याद रखना है कि अनऑथराइज्ड व्यक्ति यदि हमारे सर्वर का, कंप्यूटर का या हमारी देश की सुरक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी को लेता है, चुराने का प्रयास करता है, तो वो सभी क्या कहलाएंगे? साइबर आतंकवाद कहलाएंगे। क्लियर है? बेसिकली यदि देखा जाए तो यहाँ पर शब्द वही है आतंकवाद। जो आज की पृष्ठभूमि पर हम देखें तो जब हमारे देश की सीमा के अंतर्गत कोई अन्यत्र व्यक्ति आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? आतंकवाद। सेम यहाँ पर कंडीशन है। साइबर, सिर्फ शब्द क्या जुड़ा है? साइबर शब्द जुड़ा है। साइबर यानी कि एक ऐसा जाल जो कंप्यूटर और नेटवर्क का है, एक ऐसा स्पेस जो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से निर्मित किया गया है, वो साइबर कहलाएगा। आतंकवाद, उसमें अनऑथराइज्ड व्यक्तियों का आना आतंकवाद। क्लियर? चलिए, महत्वपूर्ण धाराओं की हम बात करेंगे क्योंकि 94 धाराओं को इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमारी महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जो एग्जाम परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है, हम उन धाराओं का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली धारा हम देख रहे हैं, धारा 3, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड व डिजिटल सिग्नेचर की वैधता। धारा 3 में क्या बताया गया है? जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इन्हें वैध कर दिया गया है, वैलिड कर दिया गया है। किसके अंतर्गत? धारा 3 के अंतर्गत। यदि किसी व्यक्ति ने अपने सिग्नेचर को इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वैलिड कर दिया गया है, अब इस सिग्नेचर पर किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार नहीं रह जाएगा। ये सिग्नेचर वैलिड हो चुके हैं। किसके अंतर्गत? धारा 3 के अंतर्गत इसे वैध कर दिया गया है। ठीक है ना? अब वैध करने के बाद क्या स्थिति आएगी? जब जो चीज़ वैध हो गई, वैलिड है तो है, कोई और व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर सकता है। धारा 48, धारा 48 क्या कह रही है? साइबर अपील अभिकरण की स्थापना का प्रावधान। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत साइबर अपील क्या होगी? साइबर अपील का मतलब है जब किसी व्यक्ति की कंप्यूटर में उपस्थित इंफॉर्मेशन या उसमें उपस्थित कोई और जानकारी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा क्या किया जाए? चोरी किया जाए या उसमें कोई परिवर्तन किया जाए, तो उस परिवर्तन पर जो व्यक्ति अपील करेगा, उस अपील को क्या कहा जाएगा? साइबर अपील कहा जाएगा। इस अपील के लिए क्या बनाएगा? एक अभिकरण, यानी एक एजेंसी की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। किसमें? धारा 48 में। सपोज करें मैं प्रताड़ित हूं, किससे? मेरे सिस्टम का प्रत्येक समय पर कोई ना कोई डेटा निकाल लिया जाता है। अब अपनी इस प्रॉब्लम को या अपनी इस परेशानी को मैं कहाँ जाके करूं? तो उसके लिए अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत जो एजेंसी बनाई गई है, उस एजेंसी पे मैं क्या कर सकता हूं? एक अपील कर सकता हूं। क्लियर है? एजेंसी का मतलब क्या हुआ या अभिकरण का मतलब क्या हुआ? एजेंसी अभिकरण से मतलब है एक ऐसी समिति का निर्माण कर देना जो विशेष रूप से किसे सुनेगी? साइबर अपील से संबंधित प्रावधानों को सुनेगी, या हम ये कह सकते हैं साइबर अपील संबंधित मामलों को सुनेगी। ये साइबर से जो परेशानी आ रही हैं, व्यक्ति की निजता में हो चाहे अन्यत्र कोई परेशानी हो, उसको कहाँ सुना जाएगा? इस अभिकरण के माध्यम से सुना जाएगा। स्पष्ट? आगे देखते हैं धारा 65। धारा 65 क्या कह रही? कंप्यूटर कोड से छेड़छाड़। अब कंप्यूटर कोड क्या होते हैं? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर, हमारा पूरा कंप्यूटर किस पर चलता है? पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो किस फॉर्मेट पे काम करता है? 0 और 1 के फॉर्मेट पर, जिसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, द्वि आधार पद्धति भी कहा जाता है। इस पूरे कंप्यूटर को जितने भी कोड निर्मित होते हैं वो कैसे होंगे? 0 और 1 फॉर्मेट पर ही होंगे। अब इस कोड में जैसे आप ये देख रहे हैं, पूरे कोड जो आपको नज़र आ रहे हैं 011 0101, ये सारे 01 के फॉर्मेट नज़र आ रहे हैं। ये जो चीज़ है, ये देखिए,
ये जो रेड से जो मार्क दिखाई जा रहा है ये चीज़, आप इससे देख पा रहे हैं कि ये जो कोड बन रहा है ये अलग है, 0-1 के फॉर्मेट में नहीं है ये कोड। तो यही कोड क्या कहला रहा है कि इस कोड को क्या कर दिया गया, छेड़खानी कर दी गई है, किसी भी गलत तरीके से हमने क्या किया, इस कोड को चेंज कर दिया। जैसे ये कोड चेंज हुआ तो धारा कौन सी लगेगी, 65 जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर कोड के साथ छेड़खान करता है या छेड़छाड़ करता है तो इसमें प्रावधानित किया गया है। अब कोड में छेड़छाड़ करने के साथ साथ क्या स्थिति आएगी, छेड़छाड़ तो कर दी तो कहीं ना कहीं सजा भी होगी, भाई प्रावधान है। यहाँ तक हमने देखा कि अभिकरण की स्थापना कर दी हमने, यहाँ सिग्नेचर की वैधता हो गई। अब बात आ गई यहाँ पर अपराध की। मैं ये कहूँ कि भाई मेरे पास जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में एक कोड चल रहा है, हमने कहा ये कोड चल रहा है 010101, इस प्रकार का ये कोड चल रहा है। अब कोई अन्य व्यक्ति यदि आके इस कोड में कहीं ना कहीं परिवर्तन कर दे, कर सकता है, यहाँ कोड में हम परिवर्तन कर देते हैं जैसे कि दिखाई भी दे रहा है LP01, ये कुछ परिवर्तन हो गए हैं। जैसे ये परिवर्तन हुए हैं, परिवर्तन होने के उपरांत अब क्या होगा, हमारा जो भी कोडिंग चल रहा है वो गलत हो गई। ठीक, जब कोडिंग गलत हो गई तो अब इसके लिए सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान क्या है, मैं इसी के नीचे सजा भी लिख देते हैं हम। सजा धारा 65 के अंतर्गत जो सजा का प्रावधान है, 3 वर्ष कारावास, इसी के साथ साथ 3 वर्ष के कारावास के साथ साथ क्या है, आपको जुर्माना भी लगाया गया है। क्या है, 3 वर्ष के कारावास के साथ साथ जुर्माना का प्रावधान भी रखा गया है। क्लियर, यानी कि यदि कोई व्यक्ति हमारे कंप्यूटर कोड से छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। जुर्माना कहाँ तक जा सकता है, तो जुर्माना है यहाँ पर 2 लाख तक जा सकता है। क्लियर, धारा क्लियर हुई। धारा 65 कंप्यूटर कोड से छेड़छाड़, कंप्यूटर कोड में छेड़छाड़ आप देख रहे हैं ये, इसके बाद करता है तो 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। जुर्माना कहाँ तक जा सकता है, 2 लाख तक जा सकता है, या दोनों भी हो सकती हैं यहाँ पर। ठीक, आगे चलते हैं। धारा 66A 66A के अंतर्गत क्या बताया गया, आपत्तिजनक जानकारी भेजने हेतु दंड। धारा 66A में अवगत कराया गया है कैसा, आपत्तिजनक जानकारी। अब आपत्तिजनक जानकारी से तात्पर्य क्या हो सकता है, मुझे कोई जानकारी की आवश्यकता थी, मैंने किसी व्यक्ति से जानकारी मांगी, उस जानकारी में कुछ ऐसी जानकारी दे दी गई जो कि कैसी है, आपत्ति, यानी उसमें मुझे आपत्ति है। तो यदि ऐसी कोई जानकारी आती है या कोई व्यक्ति हमें भेजता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। वह दंड भी कितना है, तो वह दंड भी है 3 वर्ष कारावास इसके साथ साथ जुर्माना। क्लियर, यानी धारा 66A में यदि कोई दंड हुआ उसके लिए सजा का प्रावधान 3 वर्ष का कारावास और प्लस जुर्माना है। ठीक, नेक्स्ट धारा 66B। धारा 66B क्या कह रही है, कंप्यूटर संसाधनों की चोरी से संबंधित। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर संसाधनों की बात की जा रही है कि कंप्यूटर संसाधन, अब कंप्यूटर संसाधन क्या है, कंप्यूटर से जुड़े हुए जो भी संसाधन आए, यानी कंप्यूटर है इससे जुड़ी हुई चीज़ें। कंप्यूटर से क्या क्या जुड़ा है, तो हम बात करें कंप्यूटर से हमारा नेट जुड़ा हुआ है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, हमारा कीबोर्ड जुड़ा हुआ, हमारा माउस जुड़ा हुआ है, हमारा इंटरनेट जुड़ा हुआ है, हमारी जानकारी जुड़ी हुई है, हमारा डेटा जुड़ा हुआ है,
ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे कंप्यूटर संसाधनों में ही आती हैं। यानी वे सभी रिसोर्सेस जो हमारे कंप्यूटर से क्या है, अटैच हैं या जुड़े हुए हैं, चाहे वो सॉफ्ट हो चाहे वो हार्ड हो, राइट, दोनों को यहाँ पर लिया जाता है, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपके हार्डवेयर हो, चाहे आपके फर्मवेयर हो, राइट। उनकी यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो चोरी करने पर उसे दंड का प्रावधान है। दंड का प्रावधान क्या है 66 में, तो 66 में भी दंड का प्रावधान क्या है, 3 साल की, यहाँ पर भी वही चीज़ है, 3 वर्ष का कारावास और इसी के साथ साथ जुर्माना, राइट। आगे देखिए धारा 66C, धारा 66C, पहचान चोरी करने के लिए दंड। अब पहचान की बात कैसी है, ऑनलाइन हमारी पहचान कैसे होती है, एक सॉफ्ट इमेज के रूप में, राइट, हमारे आईपी के रूप में हमारी पहचान होती है। व्यक्ति का महत्वपूर्ण क्या है, आईपी, जिसे हमने पहले भी पढ़ा है कि आईपी एड्रेस जो प्रत्येक सिस्टम का क्या होता है, अलग अलग होता है, यूनिक रहता है जिसे हम कहते हैं। ऐसा नहीं कि 2 सिस्टम यदि हमारे इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो दोनों का आईपी सेम होगा, नहीं हो सकता, दोनों का क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। तो वो एक तरह से हमारी पहचान है। यहाँ पर वही चीज़ आ रही है कि पहचान चोरी करने, एक तो हमारी आईपी की पहचान, प्लस इसके साथ साथ यदि हम अपने नेटवर्क में किसी तरह रजिस्टर्ड हैं, ये तो मेन सिस्टम की पहचान हो गई। सिस्टम की पहचान के साथ साथ व्यक्ति की पहचान भी होती है। यदि उस पहचान को, जैसे हम देते हैं ऑनलाइन पे, हम कोई नाम देते हैं, राइट, क्या रखते हैं, कोई नाम हम यदि हम रखे हैं तो वह नाम भी हमारी क्या है, एक पहचान है। यदि उसको भी कोई व्यक्ति चोरी करता है, जैसे कि आपने कई बार सुना कॉपीराइट लेना, कॉपीराइट लेना, तो वो है क्या, वो यही चीज़ है कि ऑनलाइन माध्यम में हमारा क्या, एक नाम विजिबल है। यदि उस व्यक्ति कोई व्यक्ति यूज़ कर रहा है या चोरी कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, इस धारा के अंतर्गत, धारा 66C के अंतर्गत आएगी। अब धारा 66C के अंतर्गत प्रावधान, तो धारा 66C के अंतर्गत भी सजा क्या है, सेम सजा है हमारी, 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना। धारा 66C के अंतर्गत भी वही चीज़ है, जुर्माने में और सजा में। अब देखते हैं धारा 66D, 66D, छल करने के लिए दंड। धारा 66D, छल करने, छल का मतलब क्या होता है, छल का मतलब होता है किसी व्यक्ति को विश्वास में लेके उसके साथ धोखा करना, नहीं, ये हमारा क्या कहलाता है, छल कहलाता है, राइट। अब इसके अंतर्गत क्या है, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई जानकारी मांगी, जानकारी मांगने के उपरांत क्या हुआ, हमने उससे कहा कि भाई हम आपको क्या दे रहे हैं, आपने ऑनलाइन से या अदर कोई माध्यम से मोबाइल बुक किया, ऊपर बहुत अच्छा पिक्चर दिख रहा था मोबाइल का, आपने बुक कर दिया। अब वह मोबाइल हमारे तक नहीं आया, आने पर क्या आया, कोई और आइटम आया या मोबाइल का डमी आया, तो कौन सी धारा लगेगी, तब धारा आएगी हमारी 66D। छल हुआ है ना, धोखा हुआ है ना, तो इसके लिए भी क्या है, सजा है। सजा क्या है, सजा है वही 3 वर्ष और जुर्माना। जुर्माना हम पहले भी बता चुके हैं, जुर्माना कहाँ तक जा सकता है, 2 लाख तक का जुर्माना यहाँ पर जा सकता है। क्लियर हुआ। 3 धाराएं हमने देखी। 66A, आपत्तिजनक जानकारी भेजने के लिए दंड, उसके लिए सजा का प्रावधान 3 वर्ष जुर्माना। दूसरी हमने देखी 66B, कंप्यूटर संसाधनों की चोरी करना, दंड 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना। 66C, पहचान चोरी करना, पहचान क्या हो सकती है, ऑनलाइन पर आईपी एड्रेस हो सकता है, हमारा नाम हो सकता है, बहुत सारी जानकारी है जो हमारी पहचान बना रही हैं, हमारी इमेज बना रही हैं ऑनलाइन पर, वो सारी हमारी क्या होती हैं, पहचान होती हैं। उन्हें यदि कोई चोरी कर रहा है तो 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना।
फिर हमने देखा 66D छल करने या धोखा, सीधी सा तात्पर्य है धोखा या चीटिंग करने पर। जैसे कई बार ऑनलाइन फ्रॉड होता है कि हमने सामान तो कुछ और बुक किया था, हमारे पास सामान कुछ और आया, उसके लिए धारा कौन सी प्रभावित होगी? 66D। इसके लिए दंड का प्रावधान क्या है? वही 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना। क्लियर? नेक्स्ट पर चलते हैं। 66E, धारा 66E, एकांतता भंग करने पर, है ना। एकांतता यानी क्या होगा? यहाँ पर एकांतता की बात की जा रही है। यदि मैं चाह रहा हूं कि मेरे सिस्टम पर मैं अकेला ही रहूं, एकांत चाहिए। अब इस एकांतता को कोई अन्य व्यक्ति आगे क्या कर रहा है? भंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे कई बार हम कहते हैं डू नॉट डिस्टर्ब, फिर भी कोई आके डिस्टर्ब कर रहा है। तो सेम यहाँ पर है कि जब आप साइबर या अपने सिस्टम पर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं एकांत में, यदि कोई आके इनलीगल वे में आपको क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके लिए धारा 66E संबंधित है। अब इसके लिए भी प्रावधान बनाया गया भाई। इसके लिए भी प्रावधान क्या चल रहा है? हमारे जो सज़ा हमारी चल रही थी वही सज़ा यहाँ पर भी हमारे लिए 3 वर्ष कारावास और जुर्माना। या आपकी निजता का हनन हो रहा है, एकांतता भंग हो रही है, तो 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना होगा। 66F की बात कर लें, साइबर आतंकवाद के लिए दंड। देखिए अब यहाँ पर बात आ गई हमारे देश की। साइबर आतंकवाद को एक बड़े देश के आधार पर माना गया है। तो जब यहाँ पर बात आतंकवाद की है, जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, आतंकवाद का मतलब क्या है? किसी देश की सीमा में जब व्यक्ति आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आतंकवाद या टेररिज्म के नाम से हम जाना करते हैं। सेम यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर उस नेटवर्क के अंतर्गत क्या आ रहा है? टेररिज्म आ रहा है। तो इसके लिए दंड का प्रावधान क्या होगा? तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो है उम्र कैद। इसकी सज़ा क्या है? धारा 66F के अंतर्गत यदि सज़ा की बात की जाए तो यहाँ पर सज़ा है उम्र कैद। क्या सज़ा है? उम्र कैद, या हम जिसे कहते हैं आजीवन कारावास। क्लियर हुआ? 66 के अंतर्गत उम्र कैद, या हम लिख सकते हैं आजीवन कारावास। क्लियर है? नेक्स्ट धारा, धारा 67 या 67। धारा 67 हमसे क्या कह रही है? अश्लील सामग्री के प्रकाशन के लिए दंड। अश्लील सामग्री, इसमें पोर्नोग्राफी आती है, चाइल्डग्राफी आती है। ये दोनों चीज़ कैसी प्रकाशन की बात की जा रही है यहाँ पर? यदि आप अपने स्तर पर कोई ऐसी सामग्री बना रहे हैं और बनाने के बाद उस सामग्री का क्या कर रहे हैं? प्रकाशन कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो कौन सी धारा प्रभावित होगी? धारा 67 प्रभावित होगी यहाँ पर। अब यह धारा यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे हम कहते हैं पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, वो सारी चीज़ें वो पिक्चर बेस्ड हैं, वीडियो बेस्ड हैं, ऑडियो बेस्ड हैं, वो सारी की सारी सामग्री अश्लील सामग्री के अंतर्गत ही रखी जाती है। अब रखी जाएगी तो इसके लिए सज़ा का प्रावधान भी है। सबसे पहली चीज़ हम क्लियर कर लें, अश्लील क्या हो सकता है? पहले मैं बता चुका हूँ अश्लीलता के बारे में। यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं, उसके लिए क्या किया गया है? दंड का प्रावधान किया गया। यदि आप ऑनलाइन पर ऐसी कोई सामग्री डाल रहे हैं जो किससे संबंधित है? जो आपकी संबंध है अश्लीलता से, है ना, तो इसके लिए क्या है? इसके लिए सज़ा का प्रावधान है। अभी तक हम क्या देख रहे थे? 3 वर्ष देख रहे थे। यहाँ पर सज़ा का प्रावधान है 5 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष। जुर्माना कितना है? तो जैसे अभी तक हमने जुर्माना कितना देखा? अभी तक जो जुर्माना हम देखते आ रहे थे वो 2 लाख जुर्माना देखा आ रहे थे। अब जुर्माना भी यहाँ बढ़ा दिया गया है। जुर्माना क्या रखा गया है यहाँ पर? 5 लाख, यानी 5 लाख तक जुर्माना होगा, 5 वर्ष का कारावास।
5 वर्ष का कारावास है। और जुर्माना कहाँ तक जाएगा? 5 लाख तक। अभी तक हमने जुर्माना क्या देखा था? 3 वर्ष और 2 लाख तक का। लेकिन इसमें अश्लीलता यानी धारा 67 के अंतर्गत जुर्माना और सजा का प्रावधान ज़्यादा है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पर आते हैं हम, धारा 67A। धारा 67A, यहाँ पर बात की जा रही कामुकता व्यक्त करने वाली सामग्री के प्रकाशन पर। देखिए यहाँ पर अश्लील, यहाँ पर सीधी सी बात आ गई कामुकता, यानी कि क्या है, इसमें कामुकता को ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या चीज़ आती है आपकी? यहाँ पर भी वही सज़ा है जो हमारी धारा 67 में है, 5 वर्ष और 5 लाख। 5 वर्ष का कारावास और हमारा 5 लाख तक का जुर्माना। कामुकता से संबंधित चीज़ें, इसमें आपकी प्योर पोर्नोग्राफी आ जाएगी, पॉर्न वीडियो आ जाएंगे जो किसी व्यक्ति की कामुकता को बढ़ा रहे हैं। तो धारा 67A प्रभावित होगी और जिसके लिए सज़ा का प्रावधान क्या है? 5 वर्ष और 5 लाख तक का जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, धारा 67B। 67B में बताया गया बच्चों के लिए अश्लील सामग्री का प्रकाशन। यदि अभी तक हम बात किसकी कर रहे थे? वयस्क, लेकिन यहाँ पर उस वयस्क भी आ रहे थे, बच्चे भी आ रहे थे, लेकिन अब स्पेशली एक धारा बनी है, धारा 67B, जहाँ पर विशेष रूप से क्या है, बच्चों शब्द को शामिल किया गया है, बच्चा शब्द को शामिल किया गया है। तो यदि ऐसी कोई सामग्री का प्रकाशन आप कर रहे हैं जो बच्चों से संबंधित अश्लीलता को प्रदर्शित कर रही है, तो वह किसके अंतर्गत आएगी? धारा 67B के अंतर्गत आएगी। धारा 67B क्या कह रही है? इसमें भी सजा का प्रावधान है। इसके लिए सजा का प्रावधान क्या है? 3 वर्ष, लेकिन जुर्माने की यदि बात की जाए तो जुर्माना यहां पर रखा गया है 5 लाख तक। क्लियर? इससे पहले जब हमने वयस्क की बात देखी थी तो वहां पर 5 वर्ष और 5 लाख था, लेकिन यहां पर जब बच्चों की बात आती है तो यह जुर्माना क्या हो गया? 3 वर्ष और 5 लाख तक हो सकता है। आगे देखते हैं, धारा 73 या 73, फर्जी डिजिटल सिग्नेचर का प्रकाशन पर दंड। अब फर्जी सिग्नेचर का मतलब क्या होता है? एक सिग्नेचर, जैसे मैंने पहले बताया था कि जिस व्यक्ति के सिग्नेचर है वही व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्यक्ति कोई और है और सिग्नेचर किसी और के हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? फर्जी कहेंगे। यदि ऐसा कोई व्यक्ति प्रकाशित करता है, कर सकता है, तो ये प्रावधान किस में दिया गया है? धारा 73 में दिया गया है। इनके लिए सजा वही है, 3 वर्ष 2 लाख। आगे चलते हैं। ये हमारी जो धाराएं थी, जो महत्वपूर्ण धाराएं थी, वो हो चुकी। अब हम बात करेंगे साइबर अपराध रोकने वाली कुछ संस्थाएं, सम्मेलन या अभियान के बारे में। देखिए, अधिनियम बनाने मात्र से सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं कि हमने एक रूल्स बुक बना दी, यदि उसका क्रियान्वयन ना हो तो नियम कहाँ चल पाएंगे? तो क्रियान्वयन करने के लिए हमें क्या चाहिए? विभिन्न प्रकार के एजेंसी चाहिए, विभिन्न प्रकार के हमें समितियां बनानी रहेंगी, विभिन्न प्रकार के हमें सम्मेलन करने रहेंगे, जिससे कि वह नियम जो बनाए गए हैं उनका पालन किया जा सके। बुडापेस्ट कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय संधि 2001 में हस्ताक्षर और 2004 में लागू हुई। ठीक। नेक्स्ट, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम किस किस से संबंधित है? हैकिंग, फिशिंग निपटाने के लिए नोडल एजेंसी। क्या क्या निपटा रही? हैकिंग, फिशिंग के लिए क्या है आपकी? नोडल एजेंसी। स्थापना कब हुई? 2004 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70B के तहत स्थापना। ध्यान रखना हमें, कौन सी धारा? 70B के तहत किसकी स्थापना की गई? भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की
और ये टीम क्या कर रही है, हैकिंग और फिशिंग से संबंधित नोडल एजेंसी है। स्थापना कब हुई, 2004 में। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, डीप ड्राइव ऑनलाइन ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय द्वारा 2018 से प्रारंभ। डीप ड्राइव ऑनलाइन ट्रेनिंग। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षित भारत पहल। ये एक पहल की गई हमारे साइबर को क्या करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय द्वारा 2018 में प्रारंभ किया गया। इसके तहत 3 स्तंभों को रखा गया। पहला, जागरूकता, शिक्षा और सामर्थ्य। जागरूकता का मतलब क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके प्रति हम कितने जागरूक हैं, हम उसकी नई नई जानकारी ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, वह जागरूकता। शिक्षा, एजुकेशन, कि जिस को हम उपयोग कर रहे हैं उसके प्रति हम शिक्षित हैं या नहीं है। सामर्थ्य, हम उसे करने में महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर वो सामर्थ्य है भी नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। जब अपराध हो गया तो उस अपराध की रिपोर्ट कहाँ की जाए, अपराध की रिपोर्ट तो करनी पड़ेगी। यदि मेरे साथ कोई अपराध हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग मैं कहाँ करूँगा, तो उसके लिए एक ऑनलाइन शिकायत के लिए क्या बनाया गया, पोर्टल बनाया गया, जिसे क्या कहा गया, राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल कहा गया। ठीक है ना, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक, क्या किया गया, राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया, गृह मंत्रालय के अधीन रखा गया और 2019 से इसे प्रारंभ किया गया। देखिए, रिपोर्ट चिल्ड्रन से संबंधित है, वुमेन से संबंधित है, किससे है, रिपोर्ट साइबर क्राइम से संबंधित है। आप ट्रैक कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को, कैरियर वॉल, रिसोर्सेस, कॉन्टेक्टस, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है ना। यदि आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित होती है, www, ये देखिए क्या है, cybercrime.gov.in। डायल नंबर भी है इसमें। यदि हम डायरेक्ट यहाँ रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो हमारा डायल नंबर है 1930, जो हमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है कि यदि आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हो जाती जो कहाँ से संबंधित है, साइबर क्राइम से संबंधित है। ठीक है ना। यदि साइबर क्राइम से संबंधित है घटना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हमारी कंप्लेंट कर सकते हैं। और यदि हमें नहीं मालूम है तो हम 1930 जो डायल नंबर दिया गया उसे डायल करके हम अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। और अपनी समय समय पर हम अपनी कंप्लेंट को क्या कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारी जो कंप्लेंट है वह कंप्लेंट की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। ये देखिए, ट्रैक योर कंप्लेंट। क्लियर। तो हमें क्या ध्यान रखना है, 3 चीज़ें। गृह मंत्रालय के अधीन है, 2019 में है, कई बार डायल अप नंबर पूछा गया तो 1930। ठीक, चलिए नेक्स्ट, SAI सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। यह एक ऐप बनाया गया किसके लिए, आर्मी द्वारा 2020 में जारी किया, मोबाइल मैसेजिंग एप्लीकेशन जिसे कहा गया है ना, मोबाइल मैसेज एप्लीकेशन जिसे कहा गया, SAI सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। इसके तहत सबसे मेन बात तो यह है कि आर्मी ने इसे लॉन्च किया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आर्मी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। राइट, सिर्फ आर्मी के लिए ही रखा गया था इसे, आम पब्लिक के लिए इसे ओपन नहीं किया गया। क्योंकि कई बार ये होता था कि आर्मी के अंदर जो मैसेजिंग होती थी वो कहीं ना कहीं मैसेजिंग कहीं दूसरी जगह जा रही होती है। तो उस मैसेजिंग को सिक्योर करने के लिए आर्मी ने स्वयं का एक एप्लीकेशन, मोबाइल मैसेजिंग एप्लीकेशन निर्माण किया। कब, 2020 में किया गया, जिसका नाम क्या था, SAI सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट।
आगे देखते हैं साइबर सुरक्षा नीति भारत सरकार द्वारा 2013 और 2020 में लाई गई। 2000 में अधिनियम आया, 2013 में नीति बनाई गई, उस नीति को द्वारा अपडेट कब किया? 2020 में किया गया। ऑस्ट्रेलियन ऑनलाइन सेफ्टी बिल, एक बिल भी आया जो 2022 में आया था, ऑस्ट्रेलियन ऑनलाइन सेफ्टी बिल जिसे कहा गया, जनवरी 2022 में लागू किया गया। ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जो सुरक्षा थी अधिनियम के तहत, 2013 की नीति के तहत, 2020 की नीति के तहत सारी सुरक्षा से संबंधित थी, हमारी साइबर सुरक्षा से संबंधित थी। उसी सुरक्षा को और अधिक बढ़ाने के लिए 2022 जनवरी 2022 में इसे लागू किया गया। किसे? ऑस्ट्रेलियन ऑनलाइन सेफ्टी बिल को लाया गया, राइट। आगे देखते हैं साइबर सुरक्षा पर होने वाला वार्षिक सम्मेलन COCOAN। ये वार्षिक सम्मेलन है, साइबर सुरक्षा पर होता है। क्या नाम है? COCOAN। 4 से 7 अक्टूबर 2023 को कोची में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, क्लाउड आधारित कंपनी, जो क्लाउड आपका क्लाउड क्या होगा? क्लाउड आधारित कंपनी लुकआउट ने हर्मिट नामक एक नया स्पाईवेयर की खोज की है कजाकिस्तान में अप्रैल 2023 में। स्पाईवेयर, क्लाउड का मतलब क्या? तो ऊपर जब हम बात करते हैं क्लाउड मैपिंग भी बताई है मैंने, जब हम एक अलग स्टोरेज बनाते हैं, जैसे कि आपने गूगल इंस्टॉल किया तो आपको एक ड्राइव मिली होगी, गूगल ड्राइव मिली होगी, तो वो क्या है? एक ऑनलाइन स्पेस दिया गया है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। प्रत्येक मोबाइल में भी आ रहा है, जैसे आप मेल आईडी डालेंगे एक क्लाउड स्टोरेज खुल जाता है, यानी एक ऐसा स्टोरेज जो आपकी चीज़ों को वहाँ स्टोर करता है। चलिए नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में पहली बार 2008 में संशोधन कर धारा 66A जोड़ी गई। जो हमारी 66 धारा चल रही थी उसमें कौन सी धारा जोड़ दी गई? 66A जोड़ दी गई थी, ठीक। 66A में क्या था? आपत्तिजनक जानकारी भेजने के लिए। 66A में यहाँ पर पहले भी देख चुके हैं अपन। 66A क्या थी? आपत्तिजनक सामग्री भेजने वाली बात कही थी। आपत्तिजनक जानकारी भेजना। यदि कोई यूज़र या कोई भी व्यक्ति आपको ऐसी जानकारी भेजता है जो आपके लिए आपत्तिजनक है, वह धारा क्या कह रहेगी आपको? जिससे 66A कहलाएगी। इसे कब लाया गया? 2008 में इस धारा को लाया गया। हम इस धारा को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी 2011, इसमें क्या किया? मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश। किसके लिए? मध्यवर्ती संस्थान, यानी कि ऐसे संस्थान जो छोटे छोटे संस्थान रहते हैं उनके लिए भी दिशा निर्देश बनाए गए। कब? 2011 में। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश 2018 में बनाए गए। और आगे 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में फैसला सुनाते हुए आईटी एक्ट 2000, एक मिनट, में क्या गया? श्रेया सिंघल और भारत संघ का जो मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमा के अंतर्गत आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A रद्द कर दी गई, ठीक है। ये जो धारा थी इसे क्या कर दिया गया? 2015 में रद्द कर दिया गया। कब लागू किया? तो 2018 में से जोड़ा गया था और 2015 में से क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। क्लियर? तो हमें ध्यान रखना है कि वर्तमान में 66A जो है
अधिनियम के अंतर्गत रद्द है। तो ये हमारी जो महत्वपूर्ण साइबर सिक्योरिटी पार्ट सेकंड था, जिसमें अपन ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से संबंधित प्रमुख धाराओं को समझा, उनसे संबंधित सजाओं को समझा और कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में हमने यहाँ पर जिक्र किया। इसके बाद जो आपकी क्लास आएगी वो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित। ठीक, तो थैंक्स टू वॉचिंग माई क्लास। दिस इज अ नारायण, योर वेंडर। थैंक्स।